गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो वीडियो है वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और इसमें मैंने आपको पहला की लेसन का दे दिया था और ये दूसरा लेसन है। विषय हमारा है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। और विषय है शिक्षा के उद्देश्य वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो अब हम इस पे देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के आधार या कारक क्या हैं, है ना। फैक्टर डिटर्मिनेंट ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के आधार, तो ये चार आधार, जैसा कि इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है, चार मुख्य आधार हैं। समाज या राज्य की राजनीतिक स्थिति, दूसरा है सामाजिक मूल्य एवं परंपराएं, तीसरा है समाज की आर्थिक स्थिति, चौथा है समाज की दार्शनिक विचारधाराएं। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। पहला तो है कि जैसा कि मैं बताया आपको, समाज या राज्य की राजनीतिक स्थिति यानी पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ स्टेट और सोसाइटी। जैसा कि समाज होता है या जो राज्य है उसकी जैसी शिक्षा होती है, उस पर उस देश की राजनीतिक स्थिति और विचारधारा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः राज्य में जिस तरह की शासन प्रणाली लागू होती है उसी के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य भी निर्धारित होते हैं। जनतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य सुयोग्य नागरिक तैयार करना होता है, जबकि एक तंत्र में शिक्षा का उद्देश्य राज्य भक्त तैयार करना होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी राज्य या समाज की शिक्षा पर उस देश की जैसी राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र या जनतंत्र होने पर शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि वो अच्छे नागरिकों का निर्माण करे, क्योंकि जनतंत्र में अच्छे और सुयोग्य नागरिक ही पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। समझदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम देखें राजतंत्र में, तो राजतंत्र में जो होता है वो अलग व्यवस्था होती है। राजतंत्र में मुख्य उद्देश्य हो जाता है कि उन्हें देशभक्तों की आवश्यकता होती है। उसी तरह एक तंत्र में यानी एक ही शासन व्यवस्था चल रही है कि तो उसमें भी यही होता है कि उन्हें अच्छे राज्य भक्तों की आवश्यकता होती है जो चाटुकारिता कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि समाज या राज्य की जैसी राजनीतिक स्थिति होती है, शिक्षा के उद्देश्य भी उसी प्रकार के बन जाते हैं। दूसरा आता है सामाजिक मूल्य एवं परंपराएं, सोशल वैल्यू एंड ट्रेडिशंस। समाज विशेष के मूल और परंपराएं भी शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण का आधार बनते हैं। जैसे हमारे भारतीय समाज में प्राणी के प्रति प्रेम रखना, दया करना, दान करना, त्याग, सहानुभूति रखना, अतिथि सत्कार आदि की वर्षों से परंपरा चली आई है और यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्यों में इन मूल्यों और परंपराओं पर बल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि समाज में जैसे मूल होते हैं, जैसी परंपराएं होती हैं, वे भी कहीं ना कहीं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं। अगर हमारा जैसे भारत देश है, यहाँ पर जो प्राचीन काल से ही है कि अतिथि देवो भव कहा गया है, या दूसरे प्राणी मात्र चाहे जितने भी जीव हैं उसके प्रति स्नेह का भाव रखो, प्रेम का भाव करो, दया का भाव रखो, दान करो, सहानुभूति रखो और त्याग में जीवन की बातें कही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इन मूल्यों का पोषण करती है। इसी तरह जो पाश्चात्य जो जीवन होता है, पाश्चात्य देश होते हैं, उनमें व्यक्तिवादिता ज़्यादा होती है, तो वहाँ की जो शिक्षा के मूल हैं उनके देशों की सभ्यता या संस्कृति को पोषण करती हैं। तो जैसी सामाजिक परंपराएं होती हैं वैसे ही शिक्षा के मूल जो उद्देश्य हैं वो भी निर्धारित होते हैं। तीसरा आता है समाज की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। समाज की जैसी आर्थिक स्थिति होती है उससे भी शिक्षा के उद्देश्य हैं वो प्रभावित होते हैं। जिस देश की जो आर्थिक स्थिति होती है बहुत खराब होती है, ज़्यादातर निम्न वर्ग के लोग होते हैं, आर्थिक रूप से जो अपने जीवन की जो मिनिमम अवस्थाएं भी पूरी नहीं कर पाती हैं, ऐसे लोगों से हम आचरण शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं और ना ही वहाँ की जो राज्य व्यवस्था है ऐसे शिक्षा का प्रबंध कर सकती है, क्योंकि वो ऐसे
ज़्यादातर लोग होते हैं जो ज़्यादा गरीब होते हैं, वो अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को जुटाने में ज़्यादा लगे रहते हैं। फिर वो भ्रष्टाचार क्या है या ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। जबकि जो समृद्धशील देश होते हैं वहाँ लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय इतनी अधिक होती है कि वो उन मूल्यों का पोषण करते हैं, वो अपने हिसाब से फिर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण भी करते हैं। तो जहाँ तक है निम्न आर्थिक स्थिति वाले देश और जो उच्च समृद्धशील आर्थिक स्थिति वाले देशों की शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो भी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट आता है समाज की दार्शनिक विचारधाराएं, फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ सोसाइटी। दर्शन भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। ये धर्म के समान ही मनुष्य के जीवन और दृष्टिकोण बनाने में उसकी सहायता करता है। अतः समाज जिस दर्शन में विश्वास रखता है उसी के दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बनते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक समाज का जो दर्शन होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। जैसे हमारे यहाँ जो हमारा भारतीय समाज है उसमें आध्यात्मिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता रहा है, तो इसलिए आध्यात्मिक मूल्यों आध्यात्मिक संस्कृति के बारे में ज़्यादा लोग धर्म और आध्यात्मिकता के से ज़्यादा जुड़ जाते हैं और वो उनके जो विचार हैं वो उसी से संबंधित हो जाते हैं। वो आध्यात्मिक उन्नति को महत्वपूर्ण मानते हैं, मोक्ष को महत्वपूर्ण मानते रहे हैं सदियों से। और जबकि जो पाश्चात्य देश में वो व्यक्तिवादिता को महत्व देते हैं, वो भौतिकवादी ज़्यादा रहे हैं। इसी तरह से जो लोग भौतिकवादी ज़्यादा रहते हैं, धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनके आर्थिक दर्शन हो जाता है। और तो जैसा ही दर्शन होता है जिस समाज का, उस समाज का जो शिक्षा के उद्देश्य भी उसके दर्शन के अनुसार ही बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि आधुनिक वर्तमान भारतीय शिक्षा के उद्देश्य, यानी आज के वर्तमान भारतीय शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। एम्स ऑफ मॉडर्न प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी। तो अगर भारतीय शिक्षा के वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारतीय शिक्षा के कुछ मुख्य उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं जो कि माने जा सकते हैं। तो पहला ये है चरित्र निर्माण, यानी कैरेक्टर फॉर्मेशन, है ना। तो वर्तमान जो भारतीय शिक्षा है इसका उद्देश्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना भी है, क्योंकि ये शिक्षा है नैतिक और आध्यात्मिक तथा धार्मिक तत्वों के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति का आचरण अच्छा रह सके। देखिए, हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि हमारी जो भारतीय समाज है, परंपरा है, वो आध्यात्मिक मूल्यों का पोषण सदियों से करती आ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं शिक्षा का ये उद्देश्य भी हो जाता है कि व्यक्ति का आचरण अच्छा हो और उसके चरित्र का अच्छा निर्माण हो। इसलिए ये आध्यात्मिकता और धार्मिक तत्वों के प्रति निष्ठा का भाव भी उत्पन्न करती है। इसलिए ये जो है चरित्र निर्माण को पहले महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। दूसरा भारतीय शिक्षा का एक दूसरा उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। वर्तमान भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। इसके लिए छात्र का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता है और व्यक्ति का आत्म प्रत्यय विकसित किया जाता है, जिससे जीवन के प्रति उसका स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित हो सकते हैं। तो हमारी शिक्षा का भारतीय शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। अब सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि उसका शारीरिक विकास भी किया जाए। शारीरिक विकास से खेलों को भी महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में योग को भी महत्व दिया जा रहा है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क पर हमेशा ही बल दिया जाता है। और साथ साथ में व्यक्ति का जो आत्म प्रत्यय है उसको भी विकसित किया जाता है। आत्म प्रत्यय से मतलब है वो अपने को पहचाने, स्वयं को जाने, स्वयं अपने जीवन के प्रति उसका जो है नजरिया बदले, जिससे कि उसका स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित हो सके। तो दूसरा भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया कि व्यक्तित्व का विकास करना। तीसरा आता है लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन क्वालिटीज है ना। भारत एक जो लोकतांत्रिक देश है, जैसा सभी जानते हैं कि जो लोकतंत्र होता है उसमें जो अच्छे नागरिक यानी योग्य नागरिकों को विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसे चलाने के लिए योग्य समझदार नागरिकों की आवश्यकता होती है। और जनतांत्रिक जो मूल्यों में कौन कौन से मूल्य होते हैं, जैसे आस्था है, ईमानदारी है, नेतृत्व है, कर्तव्य भावना है, सहयोग है, अनुशासन है, सहनशीलता है, सामाजिक संवेदनशीलता है, राष्ट्र प्रेम है, आदि गुणों का विकास किया जाता है। साथ साथ में संविधान में जो वर्णित
अधिकार और कर्तव्यों की समझ का विकास करना भी शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो हमारा देश क्योंकि लोकतंत्र है, इसलिए सुयोग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए उनमें मानवीय जो मूल होते हैं उन पर ध्यान दिया जाता है कि नागरिकों के अंदर मानवीय जो गुण है, मानवीय मूल्यों का विकास हो, मानवीय गुणों का विकास हो, साथ साथ उनमें संविधान में जो अधिकार और कर्तव्य है उसकी समझ भी उनका विकसित हो सके। तो लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करना भी वर्तमान भारतीय शिक्षा का एक उद्देश्य माना जा रहा है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल हार्मनी। राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की देशभक्ति की जो भावना का विकास करना ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक माना जाता है। और उसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व नागरिकता के भाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक माना जाता है। एक संपूर्ण विश्व को एक परिवार की तरह मानना, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करना, ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विकसित करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो जो वर्तमान भारतीय शिक्षा है उसका एक उद्देश्य यह भी है कि जो छात्र हैं उनमें राष्ट्रीय एकीकरण का भाव भी विकसित हो, साथ साथ उनमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव की भावना का भी विकास हो सके। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक कुशलता का विकास। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, वर्तमान जो भारतीय शिक्षा है इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सभी को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना भी है। इसके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न करने पर जोर दिया जाता है। व्यावसायिक कुशलता से तात्पर्य है किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करना है। तो वर्तमान शिक्षा का एक उद्देश्य भी माना जाता है कि नागरिकों में जो भी वो क्योंकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने रोजगार अपनी जीविका कमा सकें, रोजगार में लग सकें, इसके लिए उनके अंदर व्यावसायिक कुशलता का विकास हो सके। इसके लिए ट्रेनिंग कराई जाती है और जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, प्रयास किया जाता है कि वो अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे कि वो अपने उनके अंदर व्यावसायिक कुशलता का विकास हो और वो अपने सभी कार्यों को अच्छे से अच्छे ढंग से विकसित कर सकें और अच्छे से अच्छे ढंग से संपन्न कर सकें। अब हम देखेंगे इसमें कि जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं। बहुत से विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन हम इसमें से मुख्य देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से विद्वानों ने किस किस को शिक्षा का अपना उद्देश्य माना। जैसे सामाजिक दक्षता है ना, सामाजिक दक्षता का जो है शिक्षा का उद्देश्य है, ये ड्यूबी ने कहा है। ड्यूबी का मानना है कि बच्चे के अंदर सामाजिक दक्षता होना आवश्यक है और शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है नैतिकता। नैतिकता पर नन ने बल दिया है। उन्होंने कहा कि नैतिक होना बहुत आवश्यक है तथा छात्रों को नैतिकता ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, छात्रों को में नैतिकता का गुण विकसित हो सके। तीसरा है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, ये हॉर्न ने बताया है। हॉर्न का मानना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा काम या छात्र के लिए है अपनी जीविका का को उपार्जन करना, इसलिए जीविकोपार्जन का उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट व्यक्तिक उद्देश्य, रूसो हैं, फ्रॉवेल हैं, पेस्टोलॉजी हैं, ये सभी विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास करना है शिक्षा का उद्देश्य माना है। और चरित्र निर्माण को है हर्बर्ट स्पेंसर है, प्लेटो है, महात्मा गांधी हैं, उन्होंने चरित्र निर्माण को ही महत्वपूर्ण दिया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है, इसके लिए अरस्तु है, सुकरात, दांते और कॉमेनियस हैं, इन्होंने इसका समर्थन किया है। इनका कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की को प्राप्त करना ही होना चाहिए। पूर्ण जीवन की तैयारी का उद्देश्य है, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। इनका मानना है कि पूर्ण जीवन की तैयारी है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक जो उद्देश्य है वो प्रोफेसर बैगले है, ड्यूबी आदि हैं, इन्होंने सामाजिक उद्देश्य भी बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य है वो सामाजिक होना चाहिए, सामाजिकता का विकास करना होना चाहिए। शारीरिक विकास का उद्देश्य है वो रूसो ने दिया है। उनका कहना है कि बच्चे का शारीरिक विकास आवश्यक है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए स्वस्थ शरीर रखना आवश्यक है। अतः बच्चे का शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का शारीरिक विकास करना होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके प्रमुख प्रकार क्या हैं। मेन
मेन टाइप ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम मुख्य इसके उद्देश्यों के प्रकार पर ध्यान दें तो शिक्षा के उद्देश्यों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सार्वभौमिक और विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा है व्यक्तिक तथा सामाजिक उद्देश्य। तो पहला देखते हैं सार्वभौमिक तथा विशिष्ट उद्देश्य यानी यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर एम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्वभौमिक उद्देश्य क्या होता है। यूनिवर्सल एम्स क्या है? जो उद्देश्य सामान्य रूप से संपूर्ण मनुष्य जाति पर लागू किए जा सकते हैं, ठीक है, उन उद्देश्यों को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक उद्देश्य कहते हैं। इन उद्देश्यों का जो क्षेत्र होता है काफी विस्तृत होता है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानवीय गुणों का विकास करना। ज्यादातर जो शिक्षा शास्त्री हैं इन उद्देश्यों पर एकमत होते हैं। इनमें ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती है, कोई कुछ मान रहा है कोई कुछ मान रहा है, ऐसी कंट्रोवर्सी इन उद्देश्यों में नहीं होती है। ज्यादातर शिक्षा शास्त्रियों ने एक ही मत पर उनका एक उद्देश्य पर एकमत होता है, इसलिए ये उद्देश्य ज्यादा परिवर्तनशील भी नहीं होते हैं, बिल्कुल अपरिवर्तनशील रहते हैं। इन उद्देश्यों का एक आंतरिक मूल्य भी होता है अतः प्रत्येक प्राणी को इनको प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि इनका एक वैल्यू होती है, इन आंतरिक मूल्य होता है, इसलिए इसको हर जो छात्र या हर प्राणी इसको प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पर्टिकुलर एम्स। विशिष्ट उद्देश्यों को असामान्य उद्देश्य भी कहा जाता है। ये जो उद्देश्य हैं वो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। इन उद्देश्यों का जो क्षेत्र होता है वो भी संकुचित और सीमित होता है। इनको संपूर्ण मानव जाति पर भी लागू नहीं किया जा सकता है। इन उद्देश्यों का ना तो कोई क्रम होता है और ना ही कोई इसकी निश्चित संख्या ही होती है, ठीक है। तो ये संख्या भी इनकी नहीं होती है और ना ही इनके कोई क्रम होता है और ये परिवर्तनशील भी होती हैं। इनमें परिवर्तन होता रहता है क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील भी होते हैं। दूसरा देखते हैं इसमें व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य, इंडिविजुअल एंड सोशल एम। तो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो इंडिविजुअल एम्स होते हैं। ये उद्देश्य हैं वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामग्री जुटाते हैं। वर्तमान समय में जब से शिक्षा में मनोविज्ञान बनाने की बात की जा रही है, तब से शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्यों का महत्व भी बढ़ गया है। इन उद्देश्यों के जो प्रबल समर्थक हैं वो एक तो रूसो हैं, है ना, दूसरा पेस्टोलॉजी हैं, तीसरा फ्रॉवेल हैं और टिपिनन। ये इन्होंने इन व्यक्तिगत उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया है और इनका विचार है कि जो मनुष्य में जितनी बुराइयां हैं उन बुराइयों के जो विकास होता है उसका मुख्य कारण क्या है कि मनुष्य में स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है। अतः उसे स्वतंत्रता कम दी जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसीलिए वो बुराइयां उसके अंदर ज्यादा हैं। अतः मानव को बुराइयों से बचाने के लिए अधिक से अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्कूलों को भी अपने यहाँ ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे बालक है अपना अधिकतम विकास कर सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्तिगत उद्देश्य है उसका उनमें जिसके जो भी प्रबल समर्थक रहे हैं उनका यही मानना है कि बच्चे को अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं देते हैं तो बुराइयों की ओर जाता है। अतः व्यक्ति बुराइयों से बचाना है तो उसे हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देनी होगी और विद्यालयों को भी अपने यहाँ ऐसा वातावरण बनाना होगा जिससे कि बालक अपना अधिकतम विकास कर सके। दूसरा इसके अंदर आता है सामाजिक उद्देश्य यानी सोशल एम से। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जन्म भी समाज में लेता है और मरता भी समाज में है। तो जितनी भी वो क्रियाएं कर रहा है वो सब समाज के प्रभाव में ही करता है, इसलिए समाज का प्रभाव भी उस पर अधिक होता है। सामाजिक उद्देश्य है उसके जो प्रमुख समर्थक रहे हैं टी रेमंड और ड्यूवी मुख्य हैं। इस उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति समाज से दूर रहकर अपना विकास नहीं कर सकता है। समाज विहीन व्यक्ति की कल्पना करना भी बेकार है। बालक को सामाजिक प्राणी के रूप में अपना विकास करना है, इसलिए उसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं और स्वार्थों को सामाजिक हित तथा अवस्थाओं के अधीन रखना चाहिए तथा स्कूलों को भी शिक्षा के द्वारा इसी प्रकार का दृष्टिकोण बालकों में विकसित करना चाहिए। बालक अपने को सर्वोपरि न समझे बल्कि समाज को सर्वोपरि समझे।
तो जो इसमें इस जो उद्देश्य के अंदर यही कहा गया है कि क्योंकि मनुष्य है, जन्म भी समाज में लेता है, मरता भी समाज में है, समाज के बिना उस मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसके जो समर्थक भी रेमंड भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि समाज से दूर रहकर व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज भी व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों को ज्यादा ऊंचा ना समझे, व्यक्ति अपनी अवस्थाओं को सर्वोपरि ना समझे, व्यक्ति केवल अपने स्वार्थों में लिप्त ना रहे, बल्कि समाज के हित को सबसे ऊपर रखे और अपने हित को पीछे रखे। और स्कूलों में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण है, बच्चों में विकसित करना चाहिए, जिससे वे अपने को ज्यादा सर्वोपरि ना रखें, अपने हितों को सर्वोपरि ना रखें, बल्कि समाज के हितों को सर्वोपरि रखें। अब आता है इसमें व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय। ये जो दोनों ही उद्देश्य हैं, व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य, कुछ विद्वान हैं व्यक्तिगत उद्देश्यों का समर्थन करते हैं, वो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, कुछ सामाजिक उद्देश्यों को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इसलिए कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य ये दोनों ही मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, और इसलिए क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समाज विहीन व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती और ना ही व्यक्ति विहीन समाज की भी कल्पना की जा सकती है। एक की अनुपस्थित में दूसरे का होना असंभव है। व्यक्ति का विकास समाज में ही किया जा सकता है। इसलिए वो उनका मानना है कि एक प्रकार का समन्वय होना चाहिए दोनों में, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य, और समन्वय से ही बच्चे का पूर्ण विकास किया जा सकता है। रॉस ने भी कहा है कि व्यक्तित्व का विकास केवल सामाजिक वातावरण में ही संभव होता है, जहाँ सामान्य रुचियों और सामान्य क्रियाओं में उसका पोषण हो सकता है। धन्यवाद।